एग्ज़ाम तक हम लोग रिवर्स रिवीजन टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। इस टेक्निक में क्या है कि पहले हम क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे और आंसर्स रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद एक सेशन में आंसर रिवाइज़ करेंगे, दूसरे सेशन में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इससे जो है हम ये देखेंगे कि हमने जितना पढ़ा कितना हमें याद है और कितने क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। तो ये मेरी कोशिश रहेगी कि सभी दृष्टि की टेस्ट सीरीज़ एग्ज़ाम के पहले तक कंप्लीट हो जाए और भी टेस्ट सीरीज़ जो इधर अवेलेबल हो जाती हैं उनको भी कंप्लीट किया जाए। तो ये आप लोग दिन में 2 वीडियोज़ अपलोड होंगे। एक उसी का आंसर 1 टू 50 और उसके बाद उन्हीं के क्वेश्चंस 1 टू 50। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट टाइप का भी हो जाएगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कैसा लगता है ये आपको, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक तरीके से रिवीजन है बिल्कुल कि छोटे-छोटे टॉपिक्स आप रिवाइज़ करते जाइए, फिर उनको क्वेश्चन फॉर्म में देखिए कि आप कितना सही कर ले रहे हैं। अब देखिए ये इलाहाबाद की संधि के बारे में बताया है। तो इलाहाबाद की संधि के अनुसार नवाब शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने एवं कंपनी को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक है, तो शुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंपने की एवं कंपनी की जो क्षतिपूर्ति थी वो 50 लाख रुपए थी। तो इसमें ये ध्यान दीजिए किसके बीच में संधि हुई थी, शुजा-उद-दौला को ने शाह आलम द्वितीय को सौंपा था। ठीक है, इलाहाबाद और कड़ा को जब सम्राट को सौंपा था तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देने की सहमति व्यक्त हुई थी और शाह आलम द्वितीय ने 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की थी। तो ये पूरी संधि हुई थी कि शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा दिया था इनको और 26 लाख रुपए। ठीक है, दूसरा देखते हैं कारखाना अधिनियम 1947 में आया था, शारदा अधिनियम 1929 में, दहेज निषेध अधिनियम 1961 में और विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। ठीक है, तो ये लर्न कर लीजिए। कारखाना 1947, शारदा 1929, दहेज 1961 और विशेष विवाह 1954। विद्रोह के स्थान और कौन से नेता थे और किस ब्रिटिश अधिकारी ने विद्रोह को दबाया था। तो दिल्ली जो है बहादुर शाह द्वितीय थे नेता और जॉन निकोलसन ने दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल थी और हेनरी लॉरेंस ने दबाया था। कानपुर में नाना साहब और कैंपबेल ने दबाया था। झांसी से ग्वालियर लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और जनरल ह्यूरोज ने दबाया था। बरेली में खान बहादुर खान और कैंपबेल ने दबाया था। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे और ओंसेल ने दबाया था। बिहार में कुंवर सिंह और विलियम टेलर ने दबाया था। ठीक है, इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन किसके शासनकाल में आया था? इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के। काकोरी षड्यंत्र लॉर्ड रीडिंग। लखनऊ संधि चेम्सफोर्ड के समय हुई थी, 1919 का समय था। और लखनऊ प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस लॉर्ड वेवल। ठीक है, तो ये काकोरी षड्यंत्र 1925 का है। तो उस समय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। ठीक है, ऐसा ही आपको उससे रिलेट कर लेंगे तो सब सही याद आ जाएगा। लखनऊ 1916 की बात है। चेम्सफोर्ड याद करेंगे तो 1919 के आसपास थे, तो ये इससे मैच हो गया।
त्रावणकोर की रियासत में सामंती सैन्यवाद और रीति रिवाजों से ग्रस्त सरकार की क्रूर व्यवस्था थी। त्रावणकोर में कुछ सबसे कठोर, परिष्कृत और क्रूर सामाजिक मानदंड एवं रीति रिवाज देखे गए थे। एझावा और पुलाया जैसी निम्न जातियों को दूषित माना जाता था। एझावा और पुलाया और उन्हें ऊंची जातियों से दूर रखने हेतु कई नियम लागू थे। 30 मार्च 1924 को सत्याग्रहियों ने न केवल मंदिर में प्रवेश पर बल्कि मंदिरों के आसपास की सड़कों पर चलने पर भी प्रतिबंध सहित विभिन्न गैर सामाजिक मानदंडों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। माधवन केपी केशव मेनन, जो केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्कालीन सचिव थे और कांग्रेस नेता एवं शिक्षाविद के केलप्पन को वाईकोम सत्याग्रह आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। केलप्पन, ठीक है। 2024 वाईकोम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। 2024 वाईकोम सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष है। मसूलीपट्टनम शहर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। यह 17वीं शताब्दी में गहन आर्थिक गतिविधियों का केंद्र था। डच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया दोनों कंपनियों ने मसूलीपट्टनम को नियंत्रित करने का प्रयास किया क्योंकि यह आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था। तो इसलिए इसका जो कथन कारण देखा जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ये हमने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया। क्यों प्रयास किया गया था? क्योंकि आंध्र तट पर सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया था ये। 1882 में सरकार ने 1854 की प्रेषण के बाद से देश की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू हंटर ने की थी 1882 में। हंटर आयोग की सिफारिशें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर केंद्रित थीं। लाला लाजपत राय भारत के महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की थी। देशबंधु चित्तरंजन दास ने 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय के साथ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1890 में एनएम लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की, जो भारत में पहला संगठित श्रमिक संघ था। एनएम लोखंडे, बॉम्बे मिल्स हैंड्स एसोसिएशन। उन्होंने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की और मराठी में दीनबंध नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। लाला लाजपत राय 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदू महासभा और आर्य समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह एक लेखक और पत्रकार भी थे और उनकी रचनाओं में द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन एवं अनहैप्पी इंडिया शामिल है। ये सब पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन देखेंगे कि इस पे क्या बने हैं। बीपी वाडिया ने वर्ष 1918 में मद्रास श्रमिक संघ का गठन किया। यह भारत के पहले संगठित श्रमिक संघों में से एक था। बीपी वाडिया, मद्रास श्रमिक संघ। सोराबजी शापूरजी बंगाली भारतीय एम्बुलेंस कोर में शामिल होने वाले पहले व्यक्ति थे। सोराबजी शापूरजी, जिसका गठन युद्ध के घोषणा के समय लंदन में किया गया था और उन्होंने नेटली में बीमारों एवं घायलों की सेवा की थी। जमींदारी प्रथा, देखिए कि सारे टॉपिक्स कितनी खूबसूरती से कवर हो रहे हैं। जमींदारी प्रथा वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से शुरू की गई थी। इसने निश्चित किराए या अधिभोग अधिकारों के प्रावधान के बिना सदस्यों के भूमि अधिकारों को स्थायी रूप से स्थापित कर दिया। जमींदारों नामक बिचौलियों के माध्यम से किसानों से भू राजस्व एकत्र किया जाता था। उन्हें भूमि के स्थायी मालिकों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में संचालित था। अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को हुई थी। लाला लाजपत राय को एआईटीयूसी के पहले अध्यक्ष और दीवान चमन लाल को पहले महासचिव के रूप में चुना गया था। प्रमुख कांग्रेस और स्वराजवादी नेता सीआर दास ने एआईटीयूसी के तीसरे एवं चौथे सत्र की अध्यक्षता की थी। सीआर दास ने कौन से? तीसरे और चौथे।
कांग्रेस के गया अधिवेशन में AITUC एटक के गठन का स्वागत किया गया। अन्य नेता जिन्होंने एटक के साथ निकट संपर्क बनाए रखा उनमें नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, सत्यमूर्ति VV गिरी और सरोजिनी नायडू शामिल थे। प्रारंभ में AITUC ब्रिटिश लेबर पार्टी के सामाजिक लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। वुड डिस्पैच 1854 यह दस्तावेज भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा पर विचार करता है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 यह लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया गया था। यह एक संकेतक आयोग था जिसका उद्देश्य वर्ष 1854 के वुड्स डिस्पैच के गैर कार्यान्वयन के प्रदर्शनकारियों के मुद्दे पर गौर करना था। रैले आयोग 1902 इसकी स्थापना सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारत में विश्वविद्यालयों की स्थिति और संभावनाओं की जांच करने के लिए की गई थी। ली आयोग 1924 इसकी स्थापना भारत सरकार की श्रेष्ठ सिविल सेवा की नस्ली संरचना की जांच करने के संदर्भ में की गई थी। ली आयोग नस्ली सिविल सेवा की नस्ली संरक्षण, ठीक है। अब यही सब पूछा जाएगा तो हम लोग इसको मार्क कर देंगे और हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। जमींदारों ने पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्सों में जबरन लगान और भूमि कर वसूल किया, जो प्रायः गरीब किसानों के लिए बढ़ाया जाता था। किसानों को वर्ष 1859 के अधिनियम 10 के तहत अधिग्रहण अधिकार प्राप्त करने से भी रोका गया था। मई 1873 में पवना जिले पटना के यूसुफ शाही परगना में एक एग्रीगेरियन लीग का गठन किया गया था। किराया हड़तालें आयोजित की गईं, धन जुटाया गया और यह संघर्ष पूरे घटना और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में फैल गया। आंदोलन वर्ष 1885 तक जारी रहा, जब सरकार ने 1885 के बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा अधिग्रहण अधिकारों को बढ़ाया। सरकार द्वारा पारित वर्ष 1885 के बंगाल किराएदारी अधिनियम ने अधिग्रहण अधिकारों को बढ़ा दिया। हालांकि तब तक आंदोलन जारी रहा। आंदोलन को बंकिम चंद्र चटर्जी, RC दत्त और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अधीन इंडियन एसोसिएशन का समर्थन प्राप्त था। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1918 में लखनऊ में उत्तर प्रदेश किसान सभा की स्थापना की। इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा और मदन मोहन मालवीय। 1919 तक यूपी किसान सभा की 450 शाखाएं थीं। अन्य प्रसिद्ध नेताओं में बाबा रामचंद्र, दुर्गा पाल सिंह और झिंगुर सिंह शामिल थे। कलकत्ता मदरसा की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग द्वारा वर्ष 1781 में मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए की गई। हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए वर्ष 1791 में बनारस में जोनाथन डंकन द्वारा संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को कंपनी के न्यायालय में कानून के प्रशासन में सहायता के लिए योग्य भारतीयों की निरंतर आपूर्ति प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था एवं भारतीय राज्यों के साथ पत्राचार में शास्त्रीय भाषाओं तथा स्थानीय भाषाओं का ज्ञान उपयोगी था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडॉनल्ड द्वारा 6 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई। भारतीय फ्रेंचाइज समिति, जिसे लोथियन समिति भी कहा जाता है, की सिफारिशों के आधार पर सांप्रदायिक पंचायत ने दलित वर्गों सहित अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित सीटें स्थापित की, जिन्हें 78 आरक्षित सीटें प्रदान की गईं। सांप्रदायिक पंचायत के प्रमुख प्रावधानों में शामिल है प्रांतीय विधानमंडल की मौजूदा सीटों को दोगुना किया गया। क्या क्या प्रावधान थे कि प्रांतीय विधानमंडल की जो मौजूदा सीटें थी उन्हें दोगुना किया गया। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में महिलाओं के लिए 3% सीटें आरक्षित की गईं। उत्तर प्रांत को छोड़कर दलित वर्गों को दोहरे मत का प्रावधान किया गया। एक मत का उपयोग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए और दूसरे मत का उपयोग समान निर्वाचन क्षेत्रों के लिए किया गया। बम्बई प्रांत में मराठों के लिए 7 सीटें आवंटित की गईं। तो अब हमको सब कुछ पता चल गया कि इसमें कम्युनल अवार्ड में क्या क्या था। अब जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि क्या नहीं था तो हम इजीली लगा लेंगे या क्या गलत है। महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1895 में यह दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए गठित एक संगठन था। गांधी जी इसके पहले मानद सचिव थे नेटाल इंडियन।
1857 का विद्रोह रीस के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के अनुसार। ठीक है, 1857 का विद्रोह रीज के अनुसार ईसाई धर्म के विरुद्ध युद्ध था, ना कि आर होम्स के अनुसार। यानी होम्स के अनुसार क्वेश्चन में दिया होगा, पर हमें अब पता चल गया कि ये रीज के अनुसार है। आर होम्स के अनुसार यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। होम्स ने क्या कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। अब हम क्वेश्चन तो कर लेते हैं, पर कभी एक्सप्लेनेशन देखते ही नहीं है। आज हमने एक नई पहल शुरू करी है कि हम पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिसको रिवर्स रिवीजन टेक्निक कहा जाता है, और मैं ये टेक्निक फॉलो भी करती हूँ। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन किया गया। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ब्रिटेन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, इस समिति ने डब्ल्यू.सी. बनर्जी और दादा भाई नौरोजी के कार्यों का अनुसरण किया। इस समिति का उद्देश्य ब्रिटेन में जनता को भारतीय मुद्दों के बारे में जागरूक करना था, जिसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार थी। यह सुझाव दिया गया कि सत्र लंदन में आयोजित किया जाएगा, लेकिन वर्ष 1891 के ब्रिटिश चुनावों के कारण इस प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया। इसमें हम 50 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कांग्रेस के पूर्व संघों ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था। उसका उद्देश्य वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडियन नेशनल कांग्रेस का वर्ष 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस की दूसरी बैठक के दौरान विलय हो गया था। ठीक है, किसका किसका हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन नेशनल एसोसिएशन का 1886 में। तो कांग्रेस के पूर्व संघों में इंडियन नेशनल एसोसिएशन सबसे महत्वपूर्ण था, और इसका उद्देश्य क्या था? वैध तरीके से लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। बंगाल विभाजन के विरुद्ध बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था अगस्त 1905 में। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था अक्टूबर 1905 में, यानी प्रस्ताव हुआ था अगस्त 1905 और विभाजन प्रभावी हुआ था अक्टूबर 1905। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज है। ये 1906 में करी थी, और सूरत विभाजन 1907 में। प्रार्थना समाज हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था। इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, और इसमें महाराष्ट्र पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दादोबा पांडुरंग एवं आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक हैं। प्रार्थना समाज द्वारा सामाजिक जागरूकता के लिए सुबोध पत्रिका नामक मुखपत्र चलाया जाता था। यह मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित हुआ। बंगदूत अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। बंगदूत अखबार राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ। दिग्दर्शन की शुरुआत बाल शास्त्री जाम्बेकर ने की थी, जिन्हें मराठी पत्रकारिता का जनक भी कहा माना जाता है। बंग दर्शन की शुरुआत बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। वेलेस्ली ने मराठाओं को मैसूर साम्राज्य के सूंडा और हारपोनेली जिलों को पेशकश की। वेलेस्ली ने मराठाओं को मैसूर साम्राज्य के सूंडा और हारपोनेली जिलों को की पेशकश की, जिसे बाद में उन्हें अस्वीकार कर दिया। निज़ाम को गूटी और गुर्रमकोंडा जिले दिए। गूटी और गुर्रमकोंडा। अंग्रेजों ने कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपोरम और सेरिंगपट्टनम पर कब्जा कर लिया। ठीक है, कनारा, वायनाड, कोयम्बटूर, द्वारपोरम और सेरिंगपट्टनम। मैसूर का नया राज एक अल्प आयु शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश को सौंप दिया गया, जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर लिया। अल्प आयु शासक कृष्णराज तृतीय के अधीन पुराने हिंदू राजवंश को सौंप दिया गया था। वॉरियर्स। 1831 में विलियम बेंटिक ने कुशासन के आधार पर मैसूर पर अधिकार कर लिया था, और लॉर्ड रिपन ने राज्य को उसके शासक को बहाल कर दिया था। ठीक है,
इल्बर्ट बिल। यह विधेयक लॉर्ड रिपन ने भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को दूर करने के लिए पेश किया। तत्कालीन प्रचलित कानून के अनुसार किसी यूरोपी पर केवल यूरोपीय न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा ही मुकदमा चलाया जा सकता है। यूरोपी लोगों ने सीपी इल्बर्ट द्वारा पेश किए गए इल्बर्ट बिल का कड़ा विरोध किया, जिसने इस तरह की भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने की मांग की थी। हालांकि रिपन को भारत में अंग्रेज लोगों को संतुष्ट करने के लिए बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि अंग्रेज पर भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अंततः बिल वापस ले लिया गया एवं बाद में इसे पुनः प्रस्तुत किया गया, जिसे 1884 में अधिनियमित किया गया। पेरिस की संधि पर 3 सितंबर 1783 को अमेरिका और ब्रिटिश प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिससे अमेरिका क्रांति का युद्ध समाप्त हो गया। 1782 की प्रारंभिक संधि के आधार पर इस संधि ने अमेरिकी स्वतंत्रता को मान्यता दी, साथ ही अमेरिका को महत्वपूर्ण पश्चिमी क्षेत्र प्रदान किया। ठीक है। एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान वर्ष 1879 की गंडामक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने खैबर जनजातियों को ब्रिटिश नियंत्रण में ला दिया। खैबर जनजातियों को एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान कौन सी संधि हुई थी? गंडामक। ये पूछ सकते हैं, गंडामक संधि यही पूछा ही होगा कि एंग्लो अफगान के बीच में हुई थी। संगोली 1815 में नेपाल और ईस्ट इंडिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। 4 मार्च 1816 को इसकी पुष्टि की गई थी। ठीक है। एंग्लो बर्मी युद्ध की समाप्ति के साथ वर्ष 1826 की यांडोबो की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। तो ये कुछ और लिखा होगा इसमें, तो ये हमको करेक्ट पता चल गया कि एंग्लो बर्मी युद्ध की समाप्ति के साथ 1826 की यांडोबो संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1826। 1828 में असम में गोमधर कोंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह हुआ था। 1828 में अहोम विद्रोह हुआ था। यह आंदोलन अहोम प्रदेशों पर कंपनी के प्रभुत्व के कारण हुआ। पॉलीगर्स विद्रोह का कारण दक्षिण भारत का अंग्रेज के प्रति कड़ा विरोध था। 1795 और 99 के बीच हुआ था ये, जिसका नेतृत्व कट्टा बोम्मन नायकन ने किया। इन विद्रोहों के मुख्य केंद्र तिरुनेलवेली, रामनाथपुरम, शिवगंगा आदि थे। मोमारिस का विद्रोह 1769 में हुआ था। पॉलीगर्स हो गया 1795 से 99, अहोम 1828। एक भी आपको याद रहेगा तो एलिमिनेशन काम आ जाता है कभी कभी। तो मोमारिस का 1769 में अहोम राजाओं और मोमारिस के बीच झगड़े के रूप में शुरू हुआ। परिणाम स्वरूप अहोम शासक ने अंग्रेजों से मदद की गुहार लगाई और विद्रोह के माध्यम से मोमारिस को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया। पाइका विद्रोह का नेतृत्व कंपनी की जबरन वसूली वाली भू राजस्व नीति के कारण हुआ था। ओडिशा के पाइकों ने किया था। बख्शी जगबंधु विद्याधर ने 1817 में विद्रोह का नेतृत्व किया। 1817। मोहम्मद इकबाल एवं कवि दार्शनिक थे, जिन्होंने खुदी के दर्शन को बढ़ावा दिया, जो इस्लामी दुनिया के बौद्धिक एवं सांस्कृतिक पुनर्निर्माण से संबंधित था। सारे जहां से अच्छा औपचारिक रूप से तरानाए हिंद के रूप में जाना जाता है। यह उर्दू कविता की गज़ल शैली में कवि इकबाल द्वारा लिखे गए बच्चों के लिए एक उर्दू भाषा का देशभक्ति गीत है। यह कविता 1904 में प्रकाशित हुई थी। इकबाल के लिए पूछा कहा जा रहा है। उन्हें व्यापक रूप से पाकिस्तानी आंदोलन का प्रेरित करने वाला माना जाता है। उन्हें पाकिस्तान का आध्यात्मिक पिता भी कहा जाता है इकबाल को। खिलाफत आंदोलन की स्थापना 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में हुई। अली ब्रदर्स कहा जाता है, तो मोहम्मद अली और शौकत अली 1919। हसरत मोहानी 1907 तक कांग्रेस से जुड़े रहे। हसरत मोहानी बाल गंगाधर तिलक के पार्टी छोड़ने के तुरंत बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। यह तिलक के करीबी सहयोगियों में से एक थे। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा था। हसरत मोहानी, ये पूछा गया होगा क्वेश्चन कि किसका कौन सा नारा है।
प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध से पहले पेशवा बनने के लिए उनकी मदद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि 1775 पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो एंग्लो मराठा युद्ध पहला 1775 किसके बीच में हुआ था? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि। जब इनका युद्ध हुआ था तो संधि कौन सी हुई थी? सूरत की संधि 1775। 1777 में नाना फडणवीस ने फ्रांसीसी बंदरगाह हासिल करने के लिए ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के साथ अपनी संधि का उल्लंघन करने की कोशिश की। अंग्रेजों ने पुणे की ओर एक सेना भेजकर जवाबी कार्रवाई की। महादजी सिंधिया की कमान में मराठों ने प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध जीता। सिंधिया की कमान में वडगांव की संधि 1779 पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच बेसिन की संधि 1802 पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध का आधार बनाया। तीसरे एंग्लो मराठा के बाद पेशवा और अंग्रेजों के बीच पूना की संधि हुई थी 1817 पर। ठीक है, पूना की संधि 1817। लिटन वर्ष 1876 में भारत के वाइसरॉय बने थे। उन्होंने प्राउड रिजर्व की नीति शुरू की थी। किसने? लिटन ने, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना था। इसके माध्यम से अंग्रेजों ने उन पर नियंत्रण पाने के प्रयास में बफर राज स्थापित करने या चयनित क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया था। तो प्राउड रिजर्व की नीति किसने शुरू करी थी? लिटन ने। इसका आधार क्या कारण था? वैज्ञानिक सीमाएं निर्धारित करना और प्रभाव के क्षेत्रों की सुरक्षा करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक कांग्रेस सत्र के दौरान असहयोग आंदोलन शुरू किया। यह वर्ष 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1921-22 के दौरान इस आंदोलन में तेजी आई। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी। दास, गोपालाचारी, आसफ अली, मोतीलाल नेहरू। ब्रिटिश उपाधियां त्याग दी गईं और विधायकों का बहिष्कार किया गया। स्वराज पार्टी कार्यकर्ताओं का एक समूह था जिसने 1934 में संविधान सभा की अवधारणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के हिस्से के रूप में भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करने की एक तरीके के रूप में प्रस्तुत किया था। 1936 में कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्ष 1935 के अधिवेशन में स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित विचार का समर्थन किया। मुस्लिम लीग का लक्ष्य हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग राष्ट्र बनाने की अवधारणा पर था, न कि संविधान सभा के गठन पर। सर्वदलीय सम्मेलन संविधान सभा के विचार पर 2 वर्षों की चर्चा के बाद ही अंततः 1946 में इसका समर्थन किया। सुभाष चंद्र बोस ने रामगढ़ में एक समझौता विरोधी सम्मेलन बुलाया जो फॉरवर्ड ब्लॉक और किसान सभा का संयुक्त प्रयास था। इस सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 6 अप्रैल को एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा जिसमें लोगों से आह्वान किया जाएगा कि वे साम्राज्यवादी युद्ध में किसी भी प्रकार के संसाधन जैसे पुरुष, धन और सामग्री से मदद न करें। बोस हिटलर से छद्म नाम ऑरलैंडो मोजाटो के रूप में मिले थे। बोस हिटलर से छद्म नाम ऑरलैंडो मोजाटो नाम रखा था इन्होंने। ठीक है, ऑरलैंडो मोजाटो के रूप में मिले थे हिटलर से। हिटलर की सहायता से स्वतंत्रता सेना का गठन किया और जिसमें जर्मनी और इटली द्वारा पकड़े गए भारतीय मूल के सभी युद्ध बंदियों को शामिल किया गया। बोस को इटली के लोग नहीं बल्कि जर्मनी के लोग नेताजीष्ण कहने लगे। बोस ने जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से प्रसिद्ध नारा जय हिंद दिया था। कहाँ से दिया था? जर्मनी के फ्री इंडिया सेंटर से। अब समाचार पत्र का ये क्वेश्चन एक जरूर रहता है। तो हिंदू देशभक्त गिरीश चंद्र घोष, हिंदू देशभक्त गिरीश चंद्र घोष, बंग दर्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा और परिदर्शक बिपिन चंद्रा।
रस्त गोफ्तार दादा भाई नौरोजी, संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, बंगाल गजट अगस्त हिक्की, भारत राजपत्र हेनरी लुई विवियन टेरेजियो। गांधी जी ने भारतीय लोगों से 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस अपमान और प्रार्थना और हड़ताल के रूप में मनाने के लिए कहा। 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है, अपमान और प्रार्थना। 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसे अंग्रेजों ने तत्कालीन समय में पारित किया था। इस एक्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। रोलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ, हालांकि यह काफ़ी हद तक शहर तक ही सीमित था। अप्रैल 1919 में देश में कई प्रदर्शन और हड़तालें हुई एवं सरकार ने उन्हें दबाने के लिए क्रूर उपाय अपनाए। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी दमन का एक हिस्सा था। नरसंहार के बारे में जानने पर रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि का त्याग करके देश के विरोध और गुस्से को व्यक्त किया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1928 में नई दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर और जोगेश चंद्र चटर्जी द्वारा की गई। HSRA ने सामूहिक नेतृत्व के तहत काम करने का फैसला किया और समाजवाद को अपने आधिकारिक लक्ष्य के रूप में अपनाया। अजय घोष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। बिहार के क्रांतिकारी फणींद्रनाथ घोष सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में शामिल हुए। 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके अनुयायियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई पार्टी के रूप में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। बोस ने AICC के प्रस्ताव के खिलाफ अखिल भारतीय विरोध की घोषणा की, जिसके तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई, अर्थात फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने के उनके कदम के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई, न ही उन्हें पार्टी से भी नहीं निकाला गया था। उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी से हटा दिया गया और 3 वर्ष के लिए कांग्रेस में कोई भी पद संभालने से रोक दिया गया। ब्रिटिश अधीन भारत में वर्ष 1937 के प्रांतीय चुनाव का आयोजन भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्ष 36-37 में चुनाव हुए, जिसके फलस्वरूप 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। चुनाव वाले 11 प्रांत मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, NWFF, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे और सिंध थे। सीमित मताधिकार के तहत हुए थे। कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से भारत सरकार अधिनियम 1935 की पूर्ण अस्वीकृति की पुष्टि की। 1918 की मॉन्टेग रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस में विभाजन हुआ। मॉन्टेग रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, नरम पंथियों ने इसका स्वागत किया, जबकि गर्म पंथियों ने इसे लेकर विरोध किया। कांग्रेस में फूट पड़ने के फलस्वरूप उदारवादी नेताओं ने वर्ष 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। इसके कुछ प्रमुख नेता तेज बहादुर सप्रू, VS श्रीनिवास शास्त्री और MR जयकर थे। रमाबाई रानाडे ने वर्ष 1904 में बम्बई में राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के अंतर्गत लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। सरला देवी चौधरानी ने वर्ष 1910 में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। इसे इसकी महिला द्वारा स्थापित पहला भारतीय महिला संगठन माना जाता है। पंडित रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं के कल्याण के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। कौलिया सरबजीत राष्ट्रीय महिला परिषद की कार्यकारी समिति के एक महत्वपूर्ण पद धारण करने वाली भारत की पहला बैरिस्टर बनी थी। कौन? कौलिया सरबजीत राष्ट्रीय। गोपाल बाबा वालंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, को निम्न जातियों के कारण आंदोलन में अग्रणी माना जाता था। उन्होंने रायगढ़ जिले में जातिगत भेदभाव के उन्मूलन की दिशा में कार्य किया। वाइटल विध्वंसक नामक मासिक पत्रिका की शुरुआत करने वाले वे पहले दलित थे। BR अम्बेडकर ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव के विरोध में वर्ष 1920 में पाक्षिक समाचार पत्र मूक नायक की शुरुआत की। उन्होंने दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए वर्ष
1927 में बहिष्कृत भारत की भी शुरुआत की। रामास्वामी नायकर ने 1920 के दशक में ब्राह्मणों के विरोध में स्वाभिमान आंदोलन का नेतृत्व किया। बाल शास्त्री जांबेकर को बम्बई में पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का अग्रदूत माना जाता है। उन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता पर प्रहार किया तथा लोकप्रिय हिंदू धर्म में वांछित सुधार करने का प्रयास किया। उन्होंने वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू किया। जांबेकर ने उन्हें मराठी पत्राधिकार के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो मराठी पंथ के जनक जांबेकर। एक संभ्रांत मुस्लिम परिवार में जन्मे सैयद अहमद खान ब्रिटिश सरकार की न्यायिक सेवा में एक निष्ठावान सदस्य थे। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद 1878 में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने। उनकी निष्ठा को देखते हुए अंग्रेजों ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने पर्दा और बहुविवाह प्रथा का विरोध किया, तलाक की प्रक्रिया को सरल बनाने की वकालत की, पीरी और मुरीदी की व्यवस्था की निंदा करते हुए बेहतर शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए संघर्ष किया। उन्हें धर्मों को मूलभूत अंतर्निहित एकता अथवा व्यवहारिकता नैतिकता से में पूरा विश्वास था। उन्होंने हिंदू एवं मुस्लिम समुदाय के उद्देश्यों में निहित बुनियादी समानता का भी प्रचार किया। मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक नेताओं को संगठित करने एवं संख्या में उनकी वृद्धि करने के उद्देश्य से मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई ने वर्ष 1866 में सहारनपुर जिले के दारुल उलूम में देवबंद आंदोलन की शुरुआत की। सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत देवबंद आंदोलन मुस्लिम समुदाय के नैतिक और धार्मिक कायाकल्प की मांग पर केंद्रित था। देवबंद आंदोलन में पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के प्रायोजन के माध्यम से मुसलमानों की भलाई को केंद्र में रखा गया। सैयद अहमद खान के संगठनों यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन और एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन के विरुद्ध देवबंद ने 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का समर्थन करते हुए एक फतवा जारी किया। चित्रकला के क्षेत्र में अवीन्द्रनाथ टैगोर ने अजंता, मुगल और राजपूत चित्रकला से प्रेरणा लेते हुए अपनी रचनाओं में उन्हें स्थान देते हुए भारतीय कला क्षेत्र पर विक्टोरियन प्रकृतिवाद को वर्चस्व को समाप्त किया। भारतीय कला पर एक अमिट छाप छोड़ने वाले नंदलाल बोस वर्ष 1907 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति के पहले प्राप्तकर्ता थे। कौन? नंदलाल बोस। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस सत्र में उदारवादी चरमपंथी मतभेद देखने को मिला। चरमपंथी बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बंगाल के बाहर के क्षेत्रों तक विस्तारित करना चाहते थे और बहिष्कार कार्यक्रम के भीतर सभी प्रकार के संघों को भी शामिल करते हुए एक प्रकार से राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन शुरू करना चाहते थे। दूसरी ओर नरमपंथी आंदोलन को बंगाल से आगे विस्तारित करने के पक्ष में नहीं थे तथा परिषदों व समान संघों के बहिष्कार के पूरी तरह से विरोधी थे। बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए उन्होंने संवैधानिक तरीकों का सहारा लिया। ठीक है। चरमपंथी बंगाल के बाहर तक विस्तारित करना चाहते थे। ठीक है। और जन आंदोलन के रूप में शुरू करना चाहते थे और जो नरमपंथी थे वो बंगाल से विस्तारित करने के पक्ष में नहीं थे और समान संघों के बहिष्कार के पूरी तरह से विरोधी थे और उन्होंने संवैधानिक तरीकों का सहारा लिया। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथियों और क्रांतिकारियों की लोकप्रियता व सांप्रदायिक दंगों के कारण नरमपंथियों का उत्साह कुछ कम था। ऐसे में गर्मपंथियों की इच्छा थी कि तिलक या लाजपत राय में से किसी एक को राष्ट्रपति बनाया जाए, जबकि नरमपंथियों ने सभी राष्ट्रवादियों द्वारा सम्मानित दादा भाई नौरोजी का नाम प्रस्तावित किया। इस प्रकार दोनों के बीच मतभेद पैदा हो गए और अंततः दादा भाई नौरोजी राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए। यानी नरमपंथी चाहते थे कि दादा भाई नौरोजी बने और गर्मपंथी चाहते थे कि तिलक या लाजपत राय में से कोई बने। चरमपंथियों ने अनुभव किया कि आक्रोशित व उत्तेजित जनता आज़ादी की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि अंग्रेजों की दिशा से देश से बाहर निकालने हेतु व्यापक स्तर पर प्रयास करने का सही समय आ गया है और नरमपंथी इस आंदोलन में बाधक हैं। उन्होंने नरमपंथियों से अलग होना जरूरी समझा, भले ही इसके लिए
कांग्रेस में विभाजन क्यों न करना पड़े। नरमपंथियों ने विचार किया कि उस समय उग्रवादी का साथ देना जोखिमपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस बात की काफ़ी संभावना थी कि शक्तिशाली औपनिवेशिक ताकतें उग्रवादियों को साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलन का बेरहमी से दमन कर देंगी। परिषद में किए गए सुधारों को नरमपंथियों ने प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी के अपने सपने को साकार करने का एक अवसर के रूप में देखा। नरमपंथियों का मानना था कि चरमपंथियों दबाव में आकर कांग्रेस द्वारा जल्दबाजी में की गई कोई भी कार्रवाई इंग्लैंड के तत्कालीन उदारवादी सत्ताधारियों को नाराज कर सकते थे। इसके अतिरिक्त नरमपंथी गरमपंथी से अलग होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे। यानी हमने पूरा एक क्वेश्चन तैयार कर लिया। बीओ में ये क्वेश्चन आया भी था कि दोनों में डिफरेंसेस बताइए, नरमपंथी और गरमपंथी। 10 नंबर का क्वेश्चन था, इससे ज़्यादा और इसमें क्या लिखा जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें तैयार हो रही हैं आप लोग की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में वर्ष 1928 में बारदोली सत्याग्रह किया गया। यह करों में की गई अनुचित वृद्धि के खिलाफ बारदोली के किसानों की आज़ादी के संबंध में किया गया था। 1925 में आज के गुजरात के बारडोली तालुक में आए बाढ़ और अकाल के कारण फसल उत्पादकता पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इससे किसानों को आर्थिक समस्या झेलनी पड़ी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने किसानों की दुर्दशा को नज़रअंदाज करते हुए दरों में 22% की वृद्धि कर दी। मिंटो मॉर्लो सुधार के अंतर्गत केंद्रीय एवं राज्य विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में भारतीय छात्रों के लिए केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी इंडियन हाउस शुरू किया था। साथ ही उन्होंने भारतीय कट्टरपंथी युवाओं को एकजुट करने के लिए एक छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की तथा इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका भी निकाली। सावरकर और हरदयाल जैसे क्रांतिकारी इंडियन हाउस के सदस्य बने। मदन लाल ढींगरा 1909 में नौकरशाह करजन वाली की हत्या कर दी थी। किसने? मदन लाल ढींगरा ने। मैडम बीकाजी कामा एक पारसी क्रांतिकारी थी। उन्होंने फ्रांसीसियों समाजवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया और वंदे मातरम का प्रकाशन किया। मैडम बीकाजी कामा 22 अगस्त 1907 को विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली व्यक्ति थी। जर्मनी के स्टटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में ध्वज फहराते हुए उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित करने वाले ब्रिटिश से समानता और स्वायत्तता की अपील की। एनी बेसेंट ने भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की और रोम रूल लीग की शुरुआत की। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और उन्होंने वर्ष 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र की अध्यक्षता की। उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ समाचार पत्र का लेखन भी किया। गदर पार्टी एक क्रांतिकारी समूह था जिसका गठन साप्ताहिक समाचार पत्र गदर के नाम पर किया गया था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, जिनकी अन्य शाखाएं अमेरिकी तटीय और सुदूर पूर्व क्षेत्र तक विस्तृत थी। इन क्रांतिकारियों में मुख्य रूप से पूर्व सैनिक और किसान शामिल थे। रोजगार के बेहतर अवसरों की तलाश में पंजाब से अमेरिका तक कनाडा चले गए। वे पश्चिमी तटीय देशों तथा अमेरिका और कनाडाई शहर में बसे हुए थे। 1911 में गदर क्रांति पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों में रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल शामिल थे। गदर कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशों में तैनात भारतीय सैनिकों को हथियार बंद करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य को प्रसार करना, आधिकारिक हत्याओं की योजना बनाना, हथियार प्राप्त करना तथा सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में एक साथ विद्रोह करना था। कोमागाटा मारू एक जहाज का नाम था जिसमें 370 यात्रियों को मुख्य रूप से सिख और पंजाबी मुस्लिम प्रवासी सिंगापुर से वैंकूवर ले जाया रहा था। 2 महीने की तंगी और अनिश्चितताओं के देखते हुए कनाडाई अधिकारियों ने उन्हें वापस भेज दिया। यह माना जाता था कि कनाडाई अधिकारी ब्रिटिश सरकार के प्रभाव में थे। सितंबर 1914 में इस जहाज ने अंततः कलकत्ता में अपनी यात्रा को विराम दिया। इससे यात्रियों ने पंजाब लाने वाली ट्रेन में चढ़ने से साफ इनकार कर दिया। कलकत्ता में पुलिस के साथ हुए मुठभेड़ में इनमें से 22 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से उत्तेजित होकर और प्रथम विश्व युद्ध के विस्तार को देखते हुए गदर नेताओं ने भारत से ब्रिटिश शासन को हटाने के लिए एक हिंसक आक्रमण शुरू करने का निर्णय किया। वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन्द्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल तथा अन्य लोगों में शजीरमैन योजना के तहत जर्मन विदेश कार्यालय की मदद से 1915 में भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति की स्थापना की। किसने? शजीरमैन योजना।
इन क्रांतिकारियों का लक्ष्य विदेश में बसे भारतीय लोगों को भारत में हथियार तथा स्वयंसेवकों को भेजने के लिए संगठित करना था, ताकि वहां भारतीय सैनिकों के बीच विद्रोह भड़काया जा सके। साथ ही देश की आज़ादी के लिए ब्रिटिश भारत पर एक सशस्त्र आक्रमण का आयोजन भी किया जा सके। गुरुबख्श सिंह ढिल्लों 5वीं गुरिल्ला रेजिमेंट के प्रशिक्षण और देखभाल का कार्य किए थे। रंगून में नेताजी ने उनकी मुलाकात हुई। बाद में उन्हें नेहरू ब्रिगेड के कमांडर का पद प्रदान किया गया। किसके? नेहरू ब्रिगेड। वह शाहनवाज खान तथा प्रेम सहगल के साथ उन 3 आईएनए अधिकारियों में से एक थे जिन पर दिल्ली के लाल किलों में औपनिवेशिक शासन द्वारा मुकदमा चलाया गया था। तो किसके किसके ऊपर चलाया गया था? ढिल्लों, शाहनवाज खान और प्रेम सहगल। 1793 के चार्टर अधिनियम के अनुसार राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से अलग कर दिया गया था और इसके कारण माल अदालत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। किसका? राजस्व प्रशासन को न्यायपालिका के कार्यों से, राजस्व और न्यायपालिका, 1793 का चार्टर। 1813 में क्या किया गया था? भारत में व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, पर चाय और चीनी पर अभी भी बरकरार रखा था। और 33 में जो है चाय और चीनी अधिनियम बंगाल, मद्रास, बॉम्बे अन्य सभी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल के पूर्ण नियंत्रण में कर दिया गया था। बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर 1853 पारित किया गया था। यह पहली बार था जब गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों में बांटा गया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी कारावास में डाले जाने वाले पहले भारतीय पत्रकार थे। इसका कारण था कि एक संपादकीय में बनर्जी ने बंगालियों की धार्मिक भावनाओं के प्रति असंवेदनशील होने के लिए आक्रोशित तरीके से कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की आलोचना की थी। तो पूरा 45 मिनट्स का ये लेक्चर हो गया। अब हम इससे के क्वेश्चंस करेंगे 1 to 50। देखते हैं कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये रिवर्स टेक्निक आपको कैसी लगी ये मुझे बताइएगा। धन्यवाद।